नमस्कार, कर्मवीर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। कर्मवीर टॉक्स में हम समाज में उत्कृष्ट योगदान देने और सेवा करने वाली हस्तियों की जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों पर बात करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमसे कर्मवीर टॉक्स में बात करने के लिए स्वयं श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उपस्थित हैं। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शाही परिवार से आते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं और ख़ास बात है कि राज परिवार की परंपराओं को निर्वहन करते हुए भी वो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। तो सीधे बात करते हैं श्री जी हुजूर से। नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। सर, आप HRH ग्रुप्स ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राज परिवार से हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया गए थे होटल मैनेजमेंट के लिए और वहाँ आपको प्लेट भी धोनी पड़ी, तो एक राज परिवार से आने वाला और एक प्लेट धोना, वो अनुभव किस तरह का रहा होगा? नहीं, देखिए, ये कई बार मुझे ये सवाल और ये सोच पूछी जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बुनियादी चीज़ें हम लोगों को प्राकृतिक तौर के ऊपर समझने की आवश्यकता है। और ये जो मानसिकता है, जो ये सोच है और जो ये बोझ है जो हम लोग लेकर चलते हैं, कुछ बुनियादी सवाल है। मैं हालांकि एक सवाल का जवाब सवाल से नहीं दूंगा, पर कुछ चीज़ों को शुरू मुझे वहाँ से करना पड़ेगा जिससे कि मैं इस सवाल को संपूर्ण रूप से समझा सकूं। देखिए, हम एक सामान्य लोग हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात लगती है जी। आपके लिए बहुत ही सामान्य होगी। मैं उसी क्रम को जो है वो और उसी भाव को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे परिप्रेक्ष्य से, जो मैं मानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ। आपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी जगह से, अपने स्थान से जो आप देख रहे हैं वो आपने फरमाया, और मैं इस बात के ऊपर जो मेरी सोच है वो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किसी ने भी, जिसको आप अगर किसी को जानते हो, मैं हालांकि आज दिन तक नहीं मिला, पर अगर आप जानते हो, किसी ने भी जो है वो कहीं कोई दरख्वास्त इस चीज़ की लगाई हो कि वो किस देश में पैदा होना चाहते हैं? आपको कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुभव है? आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को चुना हो? आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने स्वयं ने अपना स्वयं का नाम चुना हो, अपना मजहब चुना हो? ये ऐसे मेरे पास में बहुत लंबी एक फहरिस्त है, पर ये उदाहरण से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई भी चीज अपन ने नहीं चुनी। अगर मैं कहीं कुछ गलत कहूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, बिल्कुल सही, या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। पर ये सारी चीजें जो है, इससे हम अपने सबसे ज्यादा प्यार हम इन्हीं सारी चीजों से करते हैं। आप अपने माता पिता से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जिनको आपने चुना नहीं। आप अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने वतन से, अपने स्थान से, अपनी सरजमीन से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं जिसको आपने चुना नहीं। अपने धर्म के लिए हम लड़ उठकर मारने मिटने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। हमारे माता पिताओं को हमने जो है वो नहीं चुना, पर उनको हम सबसे सर्वाधिक प्यार जो है वो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान को कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि जो चीज़ें उसने नहीं चुनी उसको वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है, सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है। बिल्कुल, ये एक इंसान की ताकत है। बिल्कुल। तो हम लोगों को उस चीज़ से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जिसको हम चुनते हैं, क्योंकि वो काम और ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो हमने चुना। जिस चीज़ को आपने नहीं चुना, जब आप उसको उतना प्यार कर सकते हैं, तो चुनी हुई चीज़ को तो आप सोचिए कि आप कितना जो है वो प्यार कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण इस सवाल के ऊपर यह है, इस सोच को अभी आप रोक के रखिएगा। दूसरी बात इसी क्रम के अंदर जो है वो मैं कहना चाहता हूँ, तो सवालों का जो मेरा सिलसिला था जवाब देने का वो ये था। दूसरे भाग में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ। सबसे पहले मैं मेवाड़ की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि से, बापा रावल की भूमि से मैं आता हूँ। तो सबसे पहले मेरे रगों के अंदर, मेरे मन में, मेरे दिल में वो संस्कृति बहती है। कोई भी परिवार हो,
पर सबसे पहले मैं उस सरजमीन से आता हूँ, मैं उस मिट्टी से आता हूँ, वह मेरी पहचान है। और मेवाड़ हमेशा से अपना काम स्वयं करते हुए आया है, और भारतीय संस्कृति के अंदर भी हम हमारा काम स्वयं करते हैं। आज की तारीख में अब अपन इसको आज के दौर में और आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के घर के माहौल में भी लेकर जाते हैं। आपके बचपन में भी या मेरे बचपन में, और अब जब हमारे बच्चे हैं, या आज उन लोगों के दौर में और उन लोगों के जीवन में, क्या जब पहले मेहमान हमारे घर में आया करते थे तो क्या हम उन्हें पानी नहीं परोसते थे? बिल्कुल। क्या हम उन्हें खाना नहीं खिलाते थे? ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। तो ये काम तो हम घर में भी करते हुए आए, और इस वजह से नहीं करे क्योंकि आप कहें कि हम सामान्य हैं या असामान्य हैं। घर में जब कभी भी किसी के भी कोई भी मेहमान आता है तो उसकी इज्जत करना, उसकी आवभगत करना, उनकी सेवा करना, उनकी कदर करना हम सब लोगों का एक धर्म बनता है और दायित्व बनता है। आज इस 21वीं सदी के अंदर वो एक पेशा बन चुका है। और अब मैं आपको ले जाता हूँ मेरे कक्षा के पहले 5 मिनट के दौर में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया जी। और मैं उस क्लास के अंदर बैठा। हमारे एक ब्रिटिश प्रोफेसर बिल्कुल कड़क सूट वूट टाई वाई लगाकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करे, और उन्होंने पहला लेक्चर जो है उसका श्री गणेश करा, उसकी शुरुआत करी, और कहा कि, और हम लोग को 10-12 ही विद्यार्थी उस कक्षा में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जो ये भारतीय विद्यार्थी मौजूद हैं इस कमरे में, उन्हें पहले 5 मिनट तक इस कक्षा के अंदर भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, बड़ा अजीब भी लगा। मैंने कहा ये मेरे को क्यों? क्योंकि वो इकलौता भारतीय इंसान उस कक्षा में उस समय पे, उस दौर में पहली क्लास में अकेला ही था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, और मैं दाएं बाएं देखने लगा, और सहायता के लिए भी और कोई नहीं, मैं अकेला था। और उसके बाद जो पहला जुमला उन्होंने कहा वो ये कहा कि मैं इस कक्षा के अंदर शुरुआत करूंगा सब लोगों को ये सिखाने से कि हम लोगों को मुस्कुराना कैसे है। अच्छा। तो मेरे को वो बात थोड़ी देर बाद समझ में आई, और फिर ये एहसास हुआ कि एक भारतीय को मुस्कुराना सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो ये चीज़ तो वो लोग भी मानते हैं कि किसी की कदर करना, आवभगत करना, कार्य करना, काम करना हमारे खून में है। जी। तो जब वहाँ जाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और आज देखिए घर पे कोई भी आता है, उसको खिलाएं पिलाएं बिठाएं, ये एक हर भारतीय के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात होती है। हम सब लोग उसके ऊपर शान से जो है वो गर्व करते हैं। जब कोई मेहमान आता है, अलग तरीके के पकवान बनते हैं, घर वाले वो चीज़ें भी निकालते हैं जो अक्सर आमूमन नहीं निकाली जाती है या रोज़मर्रे की ज़िंदगी में आप नहीं देखते हैं। उसका भी एक आनंद जो है वो रहता है। और हाथों से काम करना मुझे बचपन से ही पसंद था, तो कभी भी हम लोगों ने इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। और ये मैं सबसे पहले मेरे माता पिता की परवरिश का धन्यवाद करूंगा कि जिस हिसाब से उन्होंने हमारे को पाला पोसा और बड़ा किया, इन चीज़ों के बारे में हमको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमको ये काम नहीं करना है या ये काम परे है या कोई और कर सकता है। वो सारे काम हम लोगों ने करे क्योंकि वो स्वयं करते थे। बहुत बढ़िया से सरल तरीके से आपने अपनी बात रखी और समझाया आपने। लेकिन जैसा कि वाकई में हम चुनते नहीं हैं, लेकिन जन्म होने के बाद हम उसको कहीं ना कहीं आत्मसात कर लेते हैं चीज़ों को, तो बहुत कठिन होता है कि वो एक विरासत का बोझ कहिए या उसका अभिमान कहिए, स्वाभिमान कहिए, उसको बगल में रखना और काम करना या लोगों के इस तरह के कामों में जुट जाना। तो लेकिन वो आपने बहुत ही सहजता से किया, समझाया, और आज हम देख रहे हैं कि पूरा सिर्फ मेवाड़ तक ही नहीं, बिल्कुल देश में भी आपका एक नाम है। आप राज परिवार से आते हैं, बड़ा नाम है, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन यही जो आपकी सादगी है और जो व्यवहार है लोगों से सीधे कनेक्ट करती है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि बाहर लोग कैसे आपसे कनेक्ट हो रहे थे और आप कैसे उनसे बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं लग ही नहीं रहा था कि एक राज परिवार से व्यक्ति है वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। एक मेरे को खूबसूरत सा जुमला याद आ रहा है आपकी सोच पे कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। क्या बात। तो वो सादगी का जो पुरखों ने ही जो है वो इस सोच की चादर को जो है वो हमेशा से ही ओढ़ रखा था, और कार्य भी जो है उसी सोच के साथ में जो है वो पूरा किया। क्योंकि वो जो सादगी का जो स्वाद है और उसका जो
उसकी जो एक अदा है और जो सीधे लोगों से जुड़ती है, जो आपने स्वयं ने कहा, तो उसका आनंद और स्वाद अलग है। उसी क़यामत की अदा की एक वजह है कि बहुत से लोग आपसे अभी भी आतुर हैं कि कब आपसे मिल पाएँ, फ़ोटो खिंचा पाए। हालांकि अब तो रात हो गई, लोग इंतजार कर रहे हैं लोग, और सभी को आपने समय दिया कि नहीं, मैं मिलूँगा, बात करूँगा या फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो हम इस समय कर्मवीर टॉक्स की बात कर रहे हैं, कर्मवीर टॉक्स में। तो आप एक कर्मवीर हैं, आपका विरासत में तो आपको राजघराना अभी मिला। तक था या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर आपके कहने के बाद अब मैं मान चुका हूँ कि मैं हो चुका। तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर मैं फिर आपके इस इंटरव्यू के बाद यहाँ से ज़रूर ले जाऊँगा और घर वालों को बताऊँगा कि अब ये उपाधि मुझे मिल चुकी है आपके कहने के बाद। तो ये 30 सेकंड की क्लिप मुझे ज़रूर अलग से दे दीजिएगा जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि दर्शक जो है वो कैमरे के पीछे काफ़ी जो है वो उत्साह से बैठे हुए, तो मेरे को ये चीज़ मिल ज़रूर जाएगी जी। विरासत में आपको राजघराना मिला, राज परिवार मिला, लेकिन उसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित करना और उसे स्थापित करना, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आप मेवाड़ के संरक्षक हो चुके हैं, उसकी भूमिका निभाते हैं जी। तो वो किस तरह से दोनों में तारतम्य आप बिठा लेते हैं, व्यवसाय और राज परिवार? इसके लिए हमको 3 पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा मेरे से। मेरे पूज्य दादाश्री ने इस चीज़ की नींव और सोच रखी थी। जब देश आज़ाद हुआ तो आलोचनाओं का एक दौर, उंगली उठाने का, खिल्ली उड़ाने का, हंसने का एक दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। तो वहाँ से लेकर फिर पिताश्री ने अपने 40 साल के संघर्ष के अंदर अपनी खुद की आलोचना और खुद की खिल्ली उड़ाना, जी, वहाँ से ये सिलसिला, वहाँ से लोगों द्वारा, अच्छा, पत्रकार द्वारा, अच्छा, तो ये सारा दौर तो वहाँ से शुरू हुआ। और इस वजह से आज की हम ये चमक धमक देखते हैं, आज की इस 50 साल की मेहनत की 51वें साल के शिखर के ऊपर की चमक को हम लोग देखते हैं, पर उसके नीचे की मेहनत हम लोगों को नजर नहीं आती। यानी आज़ादी के दौरान की जो माहौल था, वो सोच जो थी, उसको हमको समझना जरूरी है। विडंबना, हाँ, कि क्या करेंगे, क्या करें जी, बिजली पानी का खर्चा कैसे निकलेगा, बिल्कुल, परिवार कैसे चलेगा, सब लोगों का ख्याल कैसे रखना है, तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे की जाएंगी और कैसे। सरकार का रवैया बिल्कुल विरुद्ध था उस समय, नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो थी वो, और व्यवसाय के लिए उस समय पे व्यवसाय की सोच ही नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि शासन अपना, सरकार अपनी, देश अपना, कार्य अपना। तो उसके बाद में जब इस एक अलग सोच के साथ में जब अंदर प्रवेश किया इस आज़ाद और एक गणतंत्र भारत के अंदर खूबसूरती से, और ये बात भी मुझे कहते हुए इसी सांस के अंदर और इसी सोच के अंदर बड़े गर्व महसूस होता है कि मेवाड़ वो प्रदेश था, वो स्थान था जिसने आज़ाद भारत के अंदर मिलने में पहला कदम उठाया कि, और जब महाराणा भोपाल सिंह जी से पूछा गया कि महाराणा साहब आपकी सोच क्या है, तो उन्होंने बिना किसी संकोच, बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि ये निर्णय तो मेरे पूर्वज पहले ही ले चुके। स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाले हमारे इतिहास के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। तो जब उस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो इसी दिन के लिए तो लड़ी जा रही थी, और मेवाड़ ने फिर आज़ाद भारत के अंदर जुड़ने का जो निर्णय लिया उसको सब लोगों ने आज सराहा, और हम लोगों को उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है आज की तारीख में। पर उसके साथ में चुनौतियाँ आई, कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, उनको कैसे जो है उससे ऊपर उठकर और उभर के कार्य करने की ज़रूरत थी, वो दिशा और दशा दोनों पूज्य दादाश्री ने दी, और उसके ऊपर पूरे जुझारूपन और कर्मठता से पिताश्री ने जो है उसके ऊपर कार्य किया, जो आज हम सब लोगों के सामने है, हम लोगों को दिखता है। और अब बस उसी सोच के पदचिन्हों पर चलने का जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और तब जाकर जो है होटल व्यवसाय का कहीं ना कहीं जो है वो सामने आना हुआ, पैदा हुई। तब 1962 के अंदर होटल लेक पैलेस जो है वो बनी गई, जो आज की तारीख में ताज समूह के साथ में हम लोगों का इस आज़ाद भारत के अंदर सबसे लंबा 53-54 साल का एक रिश्ता जो है, आज दो संस्थाएं आज इतनी लंबी एक दूसरे के साथ में आज़ाद भारत के अंदर चल रही हैं, एक हाउस ऑफ टाटा और एक हाउस ऑफ मेवाड़। ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी की और बड़े गर्व की जो है वो बात है। और उसी के साथ साथ जो है उदयपुर को आज की तारीख में जो है वो शादियों के लिए, शाही शादियों के लिए पूरे विश्व के अंदर जो है वो जाना जा रहा है। केवल राजस्थान में या देश में या वहीं तक सीमित नहीं है, पर पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में उदयपुर को जो है वो पहचाना जा रहा है। एक बहुत ही लंबे समय तक एक जुमला, एक कहावत अंग्रेजी में चलता रहा कि उदयपुर इज़ द वेनिस ऑफ द ईस्ट,
और आज मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि टुडे वेनिस इज़ नोन एज द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। तो वो जो तपिश थी, जैसे सोना कसौटी में कस के फिर निकलता है, तपता है, फिर चमक आती है, ठीक उसी तरह जो तपिश जो थी उसका परिणाम है आज कि मेवाड़ और राजघराना और पूरा वंश जो है आज वो एक तरह से फल फूल रहा है और आज एक वृक्ष, बड़ा वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और आज हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने परिवार के या अपने राजघराने के नहीं, बल्कि समस्त भारत के जो युवा हैं, खास करके राजपूत हैं, उनके भी आप प्रेरणा स्रोत हो चुके हैं और आदर्श एक तरह से बन चुके हैं। तो ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी कहीं ना आ गई है और आप कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं को जीते हैं जी। राज परिवार के घरानों की, लेकिन सादे तौर पर सादगी भी, आपकी जीवन शैली बहुत सादगी है। तो ये जो एक जिम्मेदारी एक तरह से आई है आपको, क्योंकि लोग आपको आदर्श मान रहे हैं, खास करके राजपूत युवा। तो वो किस तरह से निर्वहन करते हैं आप, या क्या मानते हैं कि ये एक तरह से अतिरिक्त भार है या फिर एक मस्त जो है सोच है अपनी कि हम जैसे हैं वैसे हैं और वही हमारा सब कुछ है? नहीं, देखिए, भार लेकर ज़िंदगी के अंदर चलना जो है उससे इंसान कहीं पहुंचेगा नहीं। भार जो है वो आपको कमज़ोर ही करेगा और आपको अपनी गति को और अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरीके से राज करने से कहीं ना कहीं एक रुकावट और एक बाधा ही बनेगा। तो ये एक जिम्मेदारी है जिसको 76 पीढ़ियों ने मेरे से पहले इसका निर्वाह जो है वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग तौर से जो है वो किया है। आज इस 21वीं सदी के अंदर जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को देख के, सीख के, समझ के उसको एक धरातल पे ज़मीन पर उतारने का जो है वो आज प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो कार्य के माध्यम से हो, चाहे वो किसी ठोस कदम को उठाकर कार्य को करके और अंजाम तक पहुंचाने से हो। और इससे अगर कहीं ना कोई प्रेरित होता है तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे को मिल नहीं सकती, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं जब जीवन के अंदर निकलते हैं, ऐसे आयोजनों के अंदर आते हैं, तो हम भी प्रेरणा को ढूंढते हैं। हम भी देखते हैं कि यहाँ जाएंगे, ठीक है, हम जितना लोगों को अच्छा लगता है हमसे मिलना, मैं आपको ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ कि उतना ही मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है युवाओं से, लोगों से मिलना, क्योंकि इतना कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। इतने उनसे मेरे पास में सवाल होते हैं पूछने को, जिसका वो लोग हम लोगों को बताते हैं, तो उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को जो है वो जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं मिलती है। तो ये एक जिम्मेदारी है और हर एक व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने देश के प्रति जो है वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना ज़रूरी है। और यही चीज़ हमने घर में देखी भी है, सीखी भी वही है। माताजी ने और पिताश्री ने, दोनों ने जो है इस काम को, अपने ज़िंदगी को बड़े ज़िम्मेदारी से निभाया। और लोग अक्सर पूछते हैं कि तो मैंने पढ़ी 2 किताबें और वो दोनों किताबें माताजी के और पिताजी के स्वरूप में मिली, क्योंकि वो जीती जागती मिसाल थी। और बाकी तो किताबों को हमने चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया है। ये जो जीती जागती हमारे लिए किताबें थी, जो आए दिन जिस पन्ने से शुरू करनी होती थी वहाँ से शुरू कर सकते थे, जैसे उसका सदुपयोग करना होता था वैसा उसका सदुपयोग कर सकते थे। तो सीखा ही यही साहब, देखा ही यही। तो कभी भी उसको हम लोगों ने एक भार के रूप में नहीं देखा, कभी चुनौती तो कभी जिम्मेदारी। हाँ, बिल्कुल। और जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ा मुश्किल होता है अगर आप ठान लें और अगर आप सोच लें कि नहीं आप, और अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल पूरे तरीके से तय हो और आप उसमें किसी भी तरीके से सोच को घेरी नहीं करेंगे, तो आपके फैसले कमज़ोर नहीं होंगे, मैं ये मानता हूँ। लक्ष्य की बात आई तो क्या बचपन से ही आपका लक्ष्य था कि होटल व्यवसाय में ही जाना है? नहीं, या परिस्थितियों ले गई? नहीं, बचपन से कभी भी नहीं था। तब कभी इतना सोचा नहीं। जैसे जैसे बड़े होते गए, पिताजी को काम करते देखते चले गए और जब 10वीं 11वीं के आसपास आए तब थोड़ा सा इस काम के अंदर रुचि आने लगी, देखकर थोड़ा सा आनंद आने लगा। तब समझ में आया कि क्योंकि उसके पहले अगर आप मेरे से पूछते तो मैं आज उस बात को बड़े खुले मन से और सच तरीके से कह भी सकता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि बस उसी दिशा में जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे और मस्ती से जो है उस काम को करेंगे। और खुशी की बात ये भी है कि म्यो कॉलेज के अंदर दादाश्री को भी कॉलेज के कलर्स मिले, पिताश्री को भी कॉलेज के कलर्स मिले और सौभाग्य से मुझे भी कॉलेज के कलर्स मिले। तो ये तो मैं मानता ही था कि थोड़ा बहुत टैलेंट तो है, तो मेरे को लगता था कि कहीं ना कहीं इस दिशा में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। पर जैसे और जीवन आगे बढ़ा और चीज़ों को देखा, करियर भी तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 25 से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
तो तब जो था ये जुनून था, पर उसके बाद में जब चुनने का शब्द आया, वक्त आया कि क्या करना है जीवन में आगे, तो काम के सिलसिले में जब फिर ये सारी चीज़ों को देखा तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं जो है वो असर ज़रूर रहा। और कहीं ना कहीं आप अपने पिता को उस स्वरूप में ज़रूर देखते हैं, और जिस कदर से उन्होंने इस काम को किया और जो सारी चीज़ों को जमाया और जम के काम किया, उसका स्वाद था। तो उस सोच ने और उस कला ने और उस काम ने कहीं ना कहीं प्रेरित किया, तब मैं फिर होटल के व्यवसाय के में दिशा के अंदर घुसा मैं। और आप अपने संतुष्ट हैं उसमें? बिल्कुल, पूरे तरीके से। इसमें क्या लक्ष्य है होटल इंडस्ट्री में? आज की तारीख में जैसे अब देखिए आप, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अंदर उसका उपयोग किया जा रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो इंसानों से बनी हुई है। आज हम लोग एआई की इतनी बातें करने लग गए हैं और टेक्नोलॉजी की इतनी बातें करने लग गए हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ और अपने आप के साथ में भी जब बैठता हूँ, विद्वानों से जब इन चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चा होती है। तो अब आप इसका सीधा सीधा अनुवाद अगर हिंदी में करें तो नकली सोच की हम बात करें, तो मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान एक असली सोच के साथ में काम कर सकता है, तो फिर मैं नकली सोच के तरफ क्यों जो है वो जाना चाहूँगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप नकली सोच बिल्कुल तमगा दे रहे हैं? बिल्कुल। तो नहीं, आप बताइए ना, गलत है क्या वो? एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? नकली हुआ। हाँ, लेकिन काल्पनिक है। हाँ, तो मैं, और जब मैं इंसान हूँ और मुझे जब सोचने और समझने का सामर्थ्य ईश्वर ने अगर दिया है, तो मैं क्यों ना उसका सदुपयोग करते हुए मेरे व्यवसाय के अंदर, क्योंकि वो है इंसानों की इंडस्ट्री। अब एक रोबोट आके आपको चाय पिलाए और एक मैं अगर कोई इंसान आकर आपको आकर चाय पिलाए कि सर ये आपकी चाय आ गई, आपको दोनों में स्वाद और आनंद किस में आएगा? तो उस चीज़ को जिंदा रखना, और हॉस्पिटैलिटी को, और ख़ास तौर के ऊपर भारतीय संस्कृति को होटल के व्यवसाय से लोगों तक पहुंचाना, ये एक सोच ज़रूर रही है, जो आज की तारीख में मैं मानता हूं कि ताज समूह जो है पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने का एक अच्छा काम कर रहा है। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। और होटल वैसी हो जो सबकी निगाहों में हो, चर्चा में हो, और जहाँ पर उनके लिए एक सोच हो कि हाँ, हम वहाँ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करे। तो अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, खास करके राजपूत युवा। हम आज बैठे हैं राजपूताना बिजनेस समिट में जी, आप यहाँ पर आए। ये एक कल्पना, ये भी एक अनोखी कल्पना है कि अपने समाज के लोगों को जोड़कर एक साथ लाना और उनको व्यापार के बारे में एक नई दिशा और दृष्टिकोण देना, जी, कनेक्ट उनका बढ़ाना। ये आपको कैसा लगता है ये प्रयास? ये चौथा प्रयास है और काफ़ी, अगर हम पार्टिसिपेंट के हिसाब से देखें तो काफ़ी कुछ समझ। देखिए, 1000 मील का जो सफ़र है ना, वो कहीं ना कहीं पहले कदम से शुरू होता है। और ये जो कार्य किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से, मैं इसको इस दिशा के अंदर एक पहला कदम मानता हूँ। और आज इसको बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए, सहारा देने के लिए, सहारा देने के लिए, ताकत देने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद इस सोच के अंदर एक विश्वास रखता हूँ। और अगर मेरे यहाँ आने से, मेरे यहाँ जुड़ने से अगर इन लोगों को और हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, और आज इस समाज को अगर आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग प्रेरित होते हैं, तो ये मेरा दायित्व भी बनता है। और जो आपने सवाल पहले पूछा था और ये मेरी जिसका जवाब मैंने दिया, तो वो मैंने केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बोलने की वजह से नहीं, पर ये करके बताने की बात है कि यहाँ मौजूदगी जो है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मेरी मौजूदगी यहाँ पर मैं आकर दर्ज करवाऊँ और उसके प्रति मैं जिम्मेदारी दिखाऊँ। तो केवल बोलने से काम नहीं चलता है, करता वही है जो करना चाहता है, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। तो वो बदलाव तब आएगा जब आप उस सोच के प्रति आप खुद चलेंगे, काम करेंगे, देखेंगे। क्योंकि आज का युवा जो है वो अपने पैरों पे सोचने वाला युवा है, और उसका एक अपना स्वयं का एक दिमाग है, उनके एक सवाल हैं, वो इस चीज़ को जानता है, पहचानता है, बखूबी उस चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए सक्षम है। तो आज मेरी मौजूदगी जो है, इसके प्रति मेरी जिम्मेदारी, और ये कि ये समाज, ये सोच और ये युवा कहीं ना कहीं आगे बढ़े और अपना लक्ष्य को हासिल करें। आप आज आपने देखा, क्या महसूस किया है यहाँ पर आप? खूब प्यार, सबसे पहले एक जोश, उत्साह और प्यार, और इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है। अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो एक दिशा की, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे से भी बड़े बुज़ुर्ग जो आए हैं, और कहीं हम लोग भी जो ये हमें उस नज़रिए से देखते हैं
एक प्रेरणा के रूप में जहाँ देखते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता हूँ कि उसमें हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर एक मदद ज़रूर कर सकते हैं। यानी ये जो सोच है राजपूताना बिजनेस समिट की कि राजपूत ये नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला होना चाहिए, वो एकदम नहीं, करे दे दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। मैंने भी करी। जी मैंने सीधी तो जो है वो कोई नौकरी दी नहीं। मैं सबसे पहले मैंने मेरे ज़िंदगी को जो है वो एक वेटर के रूप में मैंने शुरू किया। आपने वो स्वयं तो ने फरमाया प्रशिक्षण का हिस्सा था, ट्रेनिंग का। सालों तक। अच्छा कोई ऐसा नहीं कि 4 दिन कर अच्छा। ली, कोई 4 दिन की चांदनी वाली बात नहीं थी, 4 साल तक। 4 साल 4 साल। ओ, तो वो कोई 4 दिन नहीं थे। अच्छा तो ऐसा नहीं कि कर लिया, सीवी पे लिख दिया कि हाँ हाँ भाई प्लेटें धो दी, या वेटर का काम कर लिया 6 दिन के लिए और कोई सर्टिफिकेट मिल गया। मतलब एक औपचारिकता भर नहीं थी। औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं थी। साल 18-18 घंटे नौकरी करी है। ओ, और कई बार हालत ऐसी थी कि जूते और मोजे वहीं खोलकर और रेस्टोरेंट के सोफे के ऊपर ही 2 कुर्सियों को जोड़कर ही सो गए। तो और ये कोई 1 दिन का काम या 2 दिन का काम नहीं था, क्योंकि डिलीवरी रात को 3 बजे आती थी। मालिक का फ़ोन आया कि भाई आज कोई नहीं है, तुम रुक जाओ, चाबी ये रही, और वो आएगा। तो वहाँ पे टाइम स्लॉट होता है कि उस रात की 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी हर हफ्ते निभाना सालों तक, तो नौकरी करना भी उतना, तो नौकरी से दूर नहीं भागना है। नौकरी कोई खराब चीज़ नहीं है, समय के अनुसार। बिल्कुल। ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। शायद अगर मैं वो सालों साल वो नौकरी नहीं करता तो मैं शायद नौकरी देने वाला नहीं बन सकता था। ओ, वो कदर मेरे में नहीं आ पाती, या वो मैं सोच मेरे अंदर नहीं आ पाती। जब वो मैंने खुद ने स्वयं ने वो काम किया और मैंने उसे महसूस किया, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने सीखा, तब मैं जाकर आज इस चीज़ के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। तब मैं सामने वाले का दर्द समझ सकता हूँ, या उसकी अच्छाई समझ सकता हूँ, उनको गुण को समझ सकता हूँ, उनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। तब मैं उनसे आंख में आंख डालकर जो है वो मैं बात कर सकता हूँ। तो वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये मैं इससे यानी सहमत हूँ। लचीलापन बहुत जरूरी है जीवन में। बिल्कुल, और ये आना चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। ये आनंद का विषय है और इसे जम के करना चाहिए। तो क्या प्रेरणा आज लोगों जो युवा हैं उन्हें क्या एक तरह से आप देंगे कि वो लेकर जाएं आज यहाँ से? काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपको प्रेरणा मैं इतनी कहूँगा कि जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका मन है, क्या कहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप पहले जमकर करिए, देखिए, सीखिए। आपको ठोकरें भी मिलेगी, आपको नाकामयाबी भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, पर वो सारे आपके शिक्षक बनकर आपके पास में आएंगे। फिर आप स्वयं अपने आप से पूछें, एक शब्द है दोस्त, और हिंदी परिभाषा के अंदर जब अपन इसको देखें तो थोड़ा सा इसका विश्लेषण करके देखेंगे तो दोस्त का मायना क्या निकलता है। दोस्त के मायने ये निकलते हैं कि जो दोषों को हरण करने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है दोस्त। वाह, तो हम जैसे ही इसको कहते हैं तो हम दाएं बाएं देखने लग जाते हैं, अरे मेरी समस्या आ गई, मेरा दोस्त आएगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ों को दर दर की ठोकरें खाने के बाद में समझ में आता है कि दोषों को हरण जो करना है ना, हाँ, वो कोई और नहीं करने वाला है। स्वयं कर रहे हैं, तो दोस्त कौन? खुद ही। हाँ, तो ये समझना जरूरी है। और उस वक्त और उस आड़े वक्त जो आपके साथ खड़ा रहा, उसको जीवन में कभी नहीं भूलना। बिल्कुल। पर जो पूर्ण तरीके से अपने दोषों के ऊपर आपको पकड़ करके ऊपर उठ के उसका समाधान निकाल के उस चुनौतियों को फतेह करके आगे बढ़ने का जो कार्य है, वो और किसी का नहीं है, वो स्वयं आपका करना खुद होगा। का है। यानी स्वयं की ही आहुति उसमें देनी होगी, बिल्कुल, तभी तभी काम चलेगा, काम नहीं तो नहीं चलने वाला। ज़रूर लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके माता पिता जुड़ेंगे, आपके करीबी कुछ आकर जुड़ेंगे, और उन्हें हमेशा ध्यान रखना, आजीवन उन्हें मन में, दिल में, दिमाग में हमेशा लेकर चलना है, क्योंकि वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ऐसे बेवक्त के ऊपर जो लोग आपके साथ में रहे, उन्हें हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पर उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि समस्याओं और चुनौतियों से निपटना अगर है तो हमें खुद को है। हिंदुस्तान में आज थोड़ा भी कोई लोकप्रिय होता है तो वो राजनीति में जाने की सोचता है या नेता बन जाता है। जी, आपका कुछ इरादा? देखिए, ये एक हमारा संविधान हर एक नागरिक को ये सुविधा देता है।
तो कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर अगर राजनीतिक रूप से सेवा करना चाहता है तो वो दरवाजे हर एक व्यक्ति के लिए खुले। राजनीतिक रूप से सेवा के तरीके तौर कई हैं, पर राजनीतिक रूप से अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा संविधान हमारे को ये इजाज़त देता है। तो ये हम सब लोगों के लिए। तो पॉलिटिकली करेक्ट हुआ लेकिन परिपूर्ण जवाब नहीं हुआ है। थैंक यू। दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैंने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं करूंगा, और मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए खुला है। सही समय सही वक्त जो है, और अभी मैं वैसे भी सेवा का कार्य जो है, समाज के लिए काम करना या व्यवसाय के क्षेत्र में काम करना, वो मैं अभी कर ही रहा हूँ। अब आगे ज़िंदगी और कहाँ किसको कब कहाँ ले जाती है उसकी भविष्यवाणी तो मैं फिलहाल काश में कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात से बात करके।